नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गोरखपुर में सीएम सामूहिक विवाह योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है, जहां पर 1200 जोड़ों का विवाह समारोह वहां पर हो रहा है और सामूहिक विवाह में जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, वो भी आपको सुनवाते हैं। 10,000 रुपए में क्या कोई करेगा? और वह भी राशि तब आती थी जब शादी ब्याह बीत चुके होते थे, सब कुछ हो चुका होता था। कभी कभी एक एक वर्ष तक नहीं मिलती थी, कभी मिलता ही नहीं था। और आज तो बेटी की शादी है, वर और वधू के लिए कपड़े भी आएंगे, उनकी गृहस्थी के सारे सामान भी आएंगे और कन्या के अकाउंट में 60,000 रुपए भी जमा होंगे। यानी कन्या के अकाउंट में पैसा भी जमा होना है, घर गृहस्थी का सारा सामान भी उनको मिलना है, जेवर भी मिलने हैं, कपड़े भी मिलने हैं। और ये सारा कार्य सरकार आपके लिए कर रही है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके और उस सामाजिक बुराई को, जो दहेज के नाम पर, जो बाल विवाह के नाम पर समाज पर कलंक है, उसको हम पूरी तरह तिलांजलि दे करके देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है, गोरखपुर में हमने जब से इस राशि को, पहले चरण में सामूहिक विवाह की योजना हमने 2017 में चालू की थी। जब चालू की थी ये योजना, उस समय 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी। 35,000 रुपए, 35,000 की राशि को बढ़ा करके फिर इसको 51,000 किया गया। और आज यही राशि अप्रैल से 1 लाख रुपए हो गई है। अब किसी भी कन्या की शादी के लिए किए जाने वाले आयोजन में सरकार के स्तर से 1 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। यहां पर 60,000 रुपए केवल कन्या के खाते में जमा होंगे। वर और वधू के लिए कपड़े भी ले जाएंगे, जेवर भी ले जाएंगे, गृहस्थी का सारा सामान भी उन्हें देना है और जितने अतिथि आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन ही कराएगा, यह भी सुनिश्चित किया गया है। और आज मुझे इसीलिए सभी कार्यक्रमों के साथ छोड़ करके यहां पर आना पड़ा है कि सामूहिक विवाह का हिस्सा मैं बन सकूं। और मुझे प्रसन्नता है कि 1200 जोड़े आज एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब सरकार अच्छी होती है वह विकास भी करती है, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाती है। वह सरकार लोगों की समृद्धि का रास्ता भी प्रशस्त करती है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी बनाती है। आप याद करिए, पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन देखने को मिला है, कितना परिवर्तन देखने को मिला है। आज हर एक गरीब को शासन की योजना का लाभ, अनुमान करिए देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंच गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन गया, 45 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए, 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान का 5 लाख रुपए का कार्ड भी उपलब्ध हो गया, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन के सौगात।
तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सामूहिक विवाह योजना में कन्या को उपहार में अब सिंदूर दान भी दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला है। सामूहिक विवाह योजना में कन्या को उपहार में सिंदूर दान अब दिया जाएगा। आयु सीमा बढ़ाकर 3 लाख अब कर दी गई है। कन्या के अभिभावक का यूपी का नागरिक होना अनिवार्य होगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में इसकी चर्चा है, तो वहीं इसके प्रचार प्रसार के लिए एक प्रयास उठाए जा रहे हैं। और अब ये बड़ा फैसला यूपी सरकार का कि कन्या जो विवाह योजना है उसमें कन्या को सिंदूर दान दे किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता से विचार करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी फरियादी ऐसा ना हो जिसकी जो है शिकायत का समाधान न किया जाए और उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए। ये सख्त निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव एसपी गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। जनता दर्शन में आए लोगों ने पुलिस, भूमि कब्जे, स्थानांतरण और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर शिकायतें की हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इन मामले में त्वरित कार्रवाई करने और फरियादियों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जनता की समस्याओं का समाधान शीघ्र और प्रभावी तरीके से किया जाए। और इस बीच कन्नौज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। ट्रक से अनियंत्रित होकर बस जो है टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। हादसे में बस सवार करीब 12 लोग चोटिल हो गए हैं। एक गंभीर रूप से घायल को हायर सेंटर फिलहाल रेफर कर दिया गया है। तालग्राम थाना क्षेत्र के 174 किलोमीटर कट पर यह हादसा हुआ है, जहां पर इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको आगे रेफर कर दिया गया है। गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तालग्राम थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और ये घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए, बुरी तरह जो है क्षतिग्रस्त यहाँ पर बस हो गई है। आसपास आपको लोग भी नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल अवस्था में मिले हैं। तो इसी के साथ 2 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ स्थित अलीगंज के एक नए हनुमान मंदिर में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है और प्रयोग सफल होने के बाद विभाग ने इसे अयोध्या, वृंदावन, काशी, प्रयागराज में भी लागू करने का निर्णय लिया है। जल्द ही इससे जुड़ी अन्य औपचारिकता पूरी की जाएंगी और विभाग की ओर से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों की निगरानी को अधिक सुव्यवस्थित बनाना और संभावित सुरक्षा खतरों से निपटना है। इस तकनीक से भीड़ पर प्रभावी नियंत्रण और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आसानी भी होगी। इस एआई आधारित प्रणाली ने परीक्षण के 6500 से अधिक यूनिट विजिटर को रिकॉर्ड किया है। साथ ही 96% की सटीकता दर के साथ रियल टाइम में चेहरा पहचानने में सफलता भी हासिल की है। तो भीड़ व्यवस्था को और ज्यादा सुव्यवस्थित बनाने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है अयोध्या से लेकर वृंदावन में लगाया जाएगा, जिसके जरिए भीड़ प्रबंधन को प्रभावी तरीके से जो है उस पर काम किया जा सकेगा। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में हफ्ते भर कहीं बारिश और धूप के आसार मौसम विभाग की ओर जताए गए। 31 मई तक मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें 31 मई तक मौसम में ये बदलाव होता रहेगा। 23 जिलों में बादल गरजने के साथ आंधी की चेतावनी जारी की गई है। गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। यूपी में हफ्ते भर कहीं बारिश तो कहीं धूप आपको देखने को मिलेगी और मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही घुला मिला रहेगा।
संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरपुर गांव के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक पिकअप गाड़ी में युवक का शव रस्सी से लटका हुआ मिला। शव को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों के बीच डर और आशंका का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। यह आत्महत्या है या हत्या, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। जालौन जिले में ज्वेलर्स के यहां डकैती करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ कौंच कोतवाली क्षेत्र के परेथा नहर पटरी के पास हुई है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना हुआ। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। मौके से 3 तमंचे, 5 कारतूस और लूटे गए सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि इन बदमाशों ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और घटना के बाद फरार हो गए थे। अमरोहा जिले के थाना डिडौली क्षेत्र के गांव मीरपुर में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोलीबारी में मुख्य आरोपी कासिम के पैर में गोली लग गई, जिसमें वो घायल हो गया। पुलिस ने इस मौके पर ही उसे दबोच लिया और इलाज के लिए उसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। कासिम का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस, बाइक और गौकशी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं। सोनभद्र जिले के नगवा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम दुबेपुर फीडर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। जानकारी के अनुसार गांव में पिछले 1 सप्ताह से बिजली नहीं आई है, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर और केबल जलने की शिकायत विभाग को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन 1 सप्ताह बाद भी कोई मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। क्या समस्या बनी हुई है? दरअसल यहाँ 1 हफ्ते से जी लाइट की समस्या है। जी जी 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें केबल जल गया है जी और उस केबल के लिए गांव वाले कंप्लेन भी किए। बात हुआ लाइनमैन से, तो लाइनमैन आजकल करके 1 हफ्ते से नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए लगभग 100 घर अंधेरे में पड़ा हुआ है। जी मतलब समस्या बनी हुई है, समस्या बनी हुई है जी। तो इसलिए हम यही चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अधिकारी लोग संज्ञान लें और ग्रामीणों को लाइन उपलब्ध कराएं, ताकि जो जटिल समस्या है उसका समाधान हो सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब अपहरण समझकर छुड़ाए गए लोगों की जांच में वो सोना तस्कर निकले। ये चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब दुबई से लौटे आरोपियों के पेट से 27 सोने के कैप्सूल बरामद किए गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 सदस्यीय तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.058 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी जा रही है। गिरफ्तार किए गए गिरोह में फाइनेंसर, ट्रैवल एजेंट, डॉक्टर और अन्य सहयोगी शामिल हैं, जो मिलकर सोने की तस्करी की इस सुनियोजित साजिश को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के अनुसार एक आरोपी के पेट में अभी 2 सोने की कैप्सूल शेष हैं, जिन्हें मेडिकल प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाना है। देखिए, आप सब अवगत हैं, ये 23 तारीख की घटना है। किडनैपिंग की सूचना एसएचओ मुंडा पांडे को मिली थी। उस पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने जो किडनैपर्स थे उनको पकड़ा था इनकाउंटर में, और दो उसमें इनकाउंटर में घायल भी हुए थे। उनको अस्पताल ले गए थे, उनसे पूछताछ हुई थी। जब उनसे पूछताछ की गई कि आखिर में इस घटना को उन लोगों ने क्यों किया, तो उनका ये कहना था कि जो लोग जिन लोगों की किडनैपिंग की गई थी, ये सभी लोग दुबई से आ रहे हैं और इन लोगों ने अपने स्टमक में गोल्ड कंसील किया हुआ है, यानी इन लोगों ने कंज्यूम किया हुआ है गोल्ड, और इनके पेट में गोल्ड के कैप्सूल्स हैं, और इसी के चलते उसको लेने के लिए हम लोगों ने किडनैपिंग की थी।
इसके बाद फिर हम लोगों ने इनकाउंटर का मुकदमा दर्ज किया, उसमें मेडिकल की कार्रवाई की गई, उसमें जो लोग ये किडनैप्ड थे इनकी भी मेडिकल कराई, और हम लोगों ने उसमें जो ये बात सामने आई थी कि इनके पास कंसील्ड कुछ इस तरह के कैप्सूल्स पेट में हो सकते हैं, तो हम लोगों ने इनकी भी जो जिनकी किडनैपिंग हुई थी उनकी भी स्कैनिंग कराई, और स्कैनिंग में बेसिकली ये निकल के आया कि जो उसमें 4 लोग जो दुबई से आए थे, इसमें एक अजहरुद्दीन था, एक शान आलम था, और दूसरा उसमें एक जुल्फ़िकार था। इन लोगों के पास चारों के स्टमक में कंसील्ड कैप्सूल्स हैं, और उसको हम लोगों ने जब दिखाया डॉक्टर से, डॉक्टर का ये कहना था कि इसमें कुछ ऐसी मेटल टाइप की चीज़ें हैं। और इस बीच गांधीनगर में पीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला देखने को मिला है, जहां पर 75 साल में हम आतंक झेलते रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। होटलों बसों के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया, गोली का जवाब अब गोले से देना चाहिए, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि हर राज्य में एकाध जिला एकाध तहसील ऐसी होती हैं जो इतना पीछे होता है कि वो स्टेट की सारी एवरेज को पीछे खींच ले जाता है। आप जंप लगा ही नहीं सकते, वो बेड़ियों की तरह होता है। मैंने कहा पहले इन बेड़ियों को तोड़ना है, और देश में 100 के करीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उनको आइडेंटिफाई किया गया। एक 40 पैरामीटर से देखा गया कि यहाँ क्या जरूरत है। अब 500 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ फोकस किया गया, यंग अफसरों को लगाया गया, फुल टेन्योर के साथ काम करे ऐसा लगाया। आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी लग रहा है कि हमारे यहाँ विकास के इस मॉडल की ओर हमें चलना चाहिए। हमारा एकेडमिक वर्ल्ड भारत के इन प्रयास और सफल प्रयासों के विषय में सोचे, और जब एकेडमिक वर्ल्ड इस पर सोचता है तो दुनिया के लिए भी वो एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में काम आता है। साथियों, आने वाले दिनों में टूरिज्म पर हमें बल देना चाहिए। गुजरात ने कमाल करके दिया है। कोई सोच सकता है कच्छ के रेगिस्तान में जहां कोई जाने का नाम नहीं लेता था, वहां आज जाने के लिए बुकिंग नहीं मिलता है, बुकिंग नहीं मिलता है। चीजों को बदला जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू, ये अपने आप में अद्भुत है। मुझे बताया गया कि बड़नगर में जो म्यूजियम बना है, कल मुझे एक यूके के एक सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं बड़नगर का म्यूजियम देखने गया, ये इंटरनेशनल लेवल में इतने ग्लोबल स्टैंडर्ड का वो म्यूजियम बना है, और भारत में काशी जैसे बहुत कम जगह हैं कि जो अविनाशी है, जो कभी भी मृतप्राय नहीं हुए, जहां हर पल जीवन रहा है, उसमें एक बड़नगर है जिसमें 2800 साल तक के सबूत मिले। अभी हमारा काम है कि वो इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पर कैसे आए। हमारा लोथल, जहां हम एक म्यूजियम बना रहे हैं, मैरीटाइम म्यूजियम, 5000 साल पहले मैरीटाइम में दुनिया में हमारा डंका बजता था। धीरे धीरे हम भूल गए। लोथल उसका जीता जागता उदाहरण है। लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन चीजों का कितना लाभ होने वाला है। और इसलिए मैं कहता हूं, 2005 का हुए समय था जब पहली बार गिफ्ट सिटी के आइडिया को कंसीव किया गया, और मुझे याद है शायद हमने इसका लॉन्चिंग टागोर हॉल में किया था। तो उसके बड़े बड़े जो हमारे मन में डिजाइन थी उसके चित्र लगाए थे, तो मेरे अपने ही लोग पूछ रहे थे, ये होगा? इतने बड़े बिल्डिंग टावर बनेंगे? मुझे बराबर याद है। यानी जब मैं उसका मैप वगैरह और उसका प्रेजेंटेशन दिखाता था केंद्र के कुछ नेताओं को, तो वो भी मुझे कह रहे थे, कह रहे
भारत जैसे देश में ये क्या कर रहे हो तुम? मैं सुनता था। आज वो गिफ्ट सिटी, हिंदुस्तान का हर राज्य कह रहा है कि हमारे यहां भी एक गिफ्ट सिटी होना चाहिए। साथियों, एक बार कल्पना को करते हुए उसको जमीन पर, धरातल पर उतारने का अगर हम प्रयास करें तो कितने बड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ये हम भली भांति देख रहे हैं। वही कालखंड था, रिवर फ्रंट को कंसीव किया। वही कालखंड था जब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का सपना देखा, पूरा किया। वही कालखंड था दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाने के लिए सोचा, पूरा किया। भाइयों बहनों, एक बार हम मान के चले, हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है, बहुत सामर्थ्य है। साथियों, मुझे पता नहीं क्यों निराशा जैसी चीज मेरे मन में आती ही नहीं है। मैं इतना आशावादी हूं और मैं सामर्थ्य को देख पाता हूं जी। मैं दीवारों के उस पार देख सकता हूं, मेरे देश के सामर्थ्य को देख सकता हूं, मेरे देशवासियों के सामर्थ्य को देख सकता हूं, और इसी के भरोसे हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसलिए आज मैं गुजरात सरकार का बहुत आभारी हूं कि आप मुझे यहां आने का मौका दिया है। कुछ ऐसी पुरानी बातें आज ताजा करने का मौका मिल गया। देखिए, आप विश्वास करिए दोस्तों, गुजरात की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम देने वाले लोग हैं, हमें देश को हमेशा देना चाहिए, और हम इतनी ऊंचाई पर गुजरात ले जाएं, इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि देशवासियों के लिए गुजरात काम आना चाहिए। दोस्तों, इस महान परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है गुजरात एक नए सामर्थ्य के साथ, अनेकविध नई कल्पनाओं के साथ, अनेकविध नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे मालूम है मेरा भाषण शायद कितना लंबा हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कल मीडिया में 2-3 चीजें आएगी, वो भी मैं बता देता हूं। मोदी ने अफसरों को डांटा मोदी ने अफसरों की धुलाई की, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर वो तो कभी कभी चटनी होती है ना, इतना ही समझ लेना चाहिए। लेकिन जो बाकी बातें मैंने याद की है उसको याद कर करके जाइए। और ये सिंदूर या मिजाज, ये सिंदूरिया स्पिरिट, दोस्तों। तो गुजरात के गांधीनगर से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा, और इसी के साथ साथ कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बीएसपी प्रमुख मायावती ने खाली किया है अपना सरकारी बंगला। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा कारणों से ये सरकारी बंगला खाली किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में स्थित 35 लोधी स्टेट बंगला खाली किया गया है। पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर ये बंगला उन्हें आवंटित था। 20 मई को बंगले की चाबी CPWD को सौंप दी गई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। Z+ सिक्योरिटी यूनिट को भी जानकारी अब दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर मायावती ने अपना सरकारी बंगला जो है वो खाली कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते ये बंगला खाली किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेठी में ज्येष्ठ माह का तीसरा मंगलवार धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर पर उमड़ा पड़ा है और विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। जामू के क्षेत्र गौरा गांव स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों का आस्था का सैलाब इस कदर उमड़ रहा है, जहां पर दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। कई श्रद्धालु दूर दराज से यहां पर पहुंचे और भगवान हनुमान से सुख शांति की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर में जय बजरंगबली के जयकारों से वातावरण गूंज उठा है और जगह जगह प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन भी किया गया है।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।